हेलो एवरीवन। तो हम एमपी एक्साइज एक्ट पढ़ रहे थे जो कि 1915 का एक्ट है। उसमें हमें चैप्टर 5 से स्टार्ट करना था जो कि बात करता है ड्यूटीज एंड फीस के बारे में। स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 25 से। तो ड्यूटी ऑन एक्साइज आर्टिकल इसका हेडिंग है। तो ये बात करता है कि एक एक्साइज ड्यूटी जो कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी होती है, मतलब या तो उसको एक्साइज ड्यूटी बोलेंगे या काउंटरवेलिंग ड्यूटी बोलेंगे एज अ केस में भी। और जो उसको क्या करेगा, एज इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट करेगा अगर, तो उसको लगाया जाएगा, मतलब डिवाइड किया जाएगा ऑन ऑल एक्साइजेबल आर्टिकल्स के ऊपर ये लगाया जाएगा। और अदर देन, इनको छोड़ के किस किस चीज़ों को यहाँ पे छोड़ा जाएगा, तो इसमें छोड़ा जाएगा ये मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन को, जो कि स्पेसिफाई किया गया टाइम बीइंग इन फोर्स में। और इनके ऊपर क्यों नहीं लगता, क्योंकि इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन ड्यूटीज एक्ट जो कि 1955 का एक्ट है। तो इनके ऊपर छोड़ के सारे ही जितने एक्साइजेबल आर्टिकल हैं उनके ऊपर ये ड्यूटी लगाई जाती है। और उनके ऊपर ड्यूटी तो लगाई जाती है, ड्यूटी किस चीज़ से रिलेटेड होती है, तो इम्पोर्ट करने के से रिलेटेड हो सकती है, एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड हो सकती है, ट्रांसपोर्ट करने से रिलेटेड हो सकती है। मतलब ये सब चीज़ें करेंगे तो उसमें ये ड्यूटीज देना पड़ेगी। या फिर मैन्युफैक्चर करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे अंडर एनी लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 में अगर कोई मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, कल्टीवेट भी कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है किसी भी लाइसेंस में जो कि 13 में दिया हुआ है, या फिर मैन्युफैक्चर एनी डिस्टिलरी, या फिर किसी डिस्टिलरी का जो एस्टेब्लिश किया गया है, यानी डिस्टिलरी और ब्रेवरी लाइसेंस की गई है इस एक्ट में, तो इस एक्ट में किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए लॉफुल भी है कि वो एग्जाम कर सकती है एक्साइजेबल आर्टिकल को ड्यूटी देने से, टू विच द सेम इट में बी लाइबल अंडर दिस एक्ट, कि जो इस एक्ट के अंदर कोई लाइबल है देने के लिए। फिर जो ड्यूटी इम्पोज की जा रही है सबसेक्शन 1 में, वो डिफरेंट रेट्स होंगे अकॉर्डिंगली, मतलब हर जगह के लिए अकॉर्डिंग डिफरेंट रेट्स होंगे। ऐसा नहीं कि एक जगह के लिए ड्यूटीज बता दी तो सारी जगह पे वही ड्यूटीज एप्लीकेबल होती हैं। अब जैसे देखिए कि कहीं किसी की शॉप इंदौर में है, तो इंदौर में क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा उसका फायदा होगा, ज़्यादा उसको मार्जिन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे टैक्स ज़्यादा लग सकता है। अब कोई मान लीजिए कि कोई ऐसा छोटा टाउन या छोटा एरिया है, या जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, अब वहाँ पे इतना ज़्यादा चलन नहीं है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कम होगा। तो प्लेस टू प्लेस भी वेरी कर सकती है गवर्नमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ड्यूटी है वो उसको डिफरेंट रेट किसके अकॉर्डिंग करेगा। सबसे पहला पॉइंट बात करता है प्लेस टू विच एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इज टू बी रिमूव, कि जहाँ पे कोई भी मतलब एक्साइजेबल आर्टिकल है जहाँ पे उसको रिमूव किया जा रहा है, मतलब जहाँ से उसको भेजा वगैरह जा रहा है, सीधी बात है। तो यहाँ पे बस प्लेस कीवर्ड याद रखिएगा। दूसरा बात है कि स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। अब स्ट्रेंथ और क्वालिटी भी अलग अलग होती है, कि हर तरीके का हम देखते हैं, जैसे ये जो वाइन है, बियर है या एल्कोहल है, उनमें अलग अलग तरीके के ब्रांड है, अलग अलग तरीके की क्वालिटी और स्ट्रेंथ होती है, तो उस तरीके से भी ये डिफर हो सकती है। फिर यूज ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल डिफरेंट पर्पस के लिए। तो अल्कोहल का देखिए कि यूज भी डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है। कभी कभी अल्कोहल तो लोग जनरली ऐसे समझते हैं कि सिर्फ ये दारू वगैरह में यूज होती है, लेकिन नहीं, अगर इसका कोई मेडिसिनल यूज भी होता है, जैसे कफ सिरप वगैरह है, तो उनके हिसाब से डिफरेंटली यूज की जा सकती हैं। फिर वैल्यू ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एज बी प्रिस्क्राइब, तो किसके प्रिंसिपल के ऊपर प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया है। तो नथिंग इन एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, तो यहाँ पे जो है ये जो सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है, ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ड्यूटी शैल नॉट बी इम्पोज्ड अंडर ऑन आर्टिकल विच हैज बीन इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। तो ये जो चीजें हैं, ये ऐसे आर्टिकल पे अप्लाई नहीं होगी जिसको इम्पोर्ट किया गया इंडिया में, एंड लाइबल ऑन सच इम्पोर्टेशन टू द ड्यूटी अंडर द सी कस्टम्स एक्ट और इंडियन टैरिफ एक्ट। तो किसी भी चीज के ऊपर ये ड्यूटी तब नहीं लगाई जाएगी जब उसको पहले ही, जब इम्पोर्ट कर रहे थे इंडिया में, उसके ऊपर तभी ड्यूटी लगा दी गई थी। किस एक्ट के अंडर में, सी कस्टम्स एक्ट के अंदर में लगा दी गई थी, या फिर इंडियन टैरिफ एक्ट के अंदर में लगा दी गई थी। सी कस्टम्स एक्ट है जो वो 1878 का एक्ट है, और जो इंडियन टैरिफ एक्ट है वो 1894 का एक्ट है, जो कि एक्ट नंबर 8 ऑफ 19 सॉरी एक्ट नंबर 8 ऑफ 1894 का है। फिर नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड टू प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एनहेंसिंग और रिड्यूसिंग द रेट्स of duty during the course of financial year, and the power to enhance or reduce the rate duly shall the duty shall include the power to give retrospective effect to such
enhancement or reduction of the date not earlier than the commencement of the financial year। तो ये जो पावर है इसमें लिखा हुआ है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, ये इस सेक्शन में कुछ भी लिखे होते हुए भी जो है किसी भी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की पावर को अफेक्ट नहीं करेगा। स्टेट गवर्नमेंट किस पावर को अफेक्ट नहीं करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है या तो एनहेंस कर सकती है, मतलब जो ड्यूटी है उनको ज़्यादा बढ़ा सकती है या कम भी कर सकती है। और ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए, और उसके पास ये पावर भी है कि वो एनहेंस और रिड्यूस जो कर रही है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी कर सकती है। अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि जो डेट है उसके बैक डेटेड से भी एप्लीकेबल कर सकती है। लेकिन बैक डेट अगर वो एप्लीकेबल कर रही है तो कहाँ तक कर सकती है? तो नॉट अर्लियर देन द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर से पहले तक के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकती। अगर मैक्सिमम करना चाहती है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे तो सकती है, लेकिन कब तक के लिए देगी? जब तक फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर के लिए दे सकती है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अगर देना चाहे। फिर सेक्शन नंबर 26 बात करता है वेज ऑफ लिवाइंग सच ड्यूटी। अब किस तरीके से ड्यूटी वगैरह ली जाएगी? सब्जेक्ट टू द रूल्स रिगार्डिंग द टाइम, प्लेस, मैनर। तो ये सब चीज़ों को देख के मतलब ये सब चीज़ों को रूल्स को देखा जाएगा, प्लेस, टाइम या मैनर, और स्टेट गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करेगी। फिर सबसे पहले बताइए सच ड्यूटी शैल बी लिवाइड रिलेटिवली ऑन द क्वांटिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, कलेक्टेड, मैन्युफैक्चर्ड और यूज और इशूड फ्रॉम डिस्टिलरी, ब्रूअरी और वेयरहाउस। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जब भी स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट ने चीज़ों को याद रखते हुए, टाइम, प्लेस, मैनर को याद रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या करेगी कि अगर उसको ड्यूटी लगाना है तो वो रिलेटिवली ड्यूटी लगाएगी, मतलब रेटिवली ड्यूटी लगाएगी किसके ऊपर? क्वांटिटी के ऊपर। और क्वांटिटी किस चीज़ को देखती हुई, किस चीज़ के ऊपर? कि गुड्स जिनको इम्पोर्ट किया जा रहा है या एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और या तो वो इशू हुए हैं किसी डिस्टिलरी से, ब्रूअरी से या वेयरहाउस से। सबसे पहले याद रखना, अगर ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, कलेक्शन, मैन्युफैक्चर वगैरह की बात हो रही है तो क्वांटिटी को देखा जाएगा कि क्वांटिटी क्या है। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा है ड्यूटी में बी डिवाइड। अब दूसरे पॉइंट में देखिए कि फर्स्ट पॉइंट मतलब यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि अगर कोई इंटॉक्सिकेशन ड्रग है और अगर वो कल्टीवेशन होती है हेम्प प्लांट से, मतलब भांग वगैरह से अगर वो बनती है, तो उसका जो रेट चार्ज किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा कि कितने एकड़ में वो है। तो जो इंटॉक्सिकेशन ड्रग है अगर उनकी खेती होती है तो खेती में एकड़ रेट पे लगेगा कि कितने एकड़ की उसकी खेती है, डिवाइड ऑन द कल्टीवेशन ऑफ द हेम्प प्लांट एंड बाय द रेट चार्ज ऑन द क्वांटिटी कलेक्टेड। तो 2 तरीके से हो सकती है इसमें, या तो फिर उसकी या तो जितने एकड़ में वो खेती वगैरह कर रहा है उस हिसाब से, अगर इस तरीके से नहीं कर सकते तो फिर रेट जो क्वांटिटी जो चार्ज की गई है, रेट ऑन द क्वांटिटी सॉरी क्वांटिटी चार्ज नहीं, क्वांटिटी कलेक्टेड, कितनी कलेक्ट की गई है, जैसे कितनी क्वांटिटी में उसने भांग कलेक्ट की है, उस हिसाब से उसका देखा जाएगा। फिर बी पॉइंट बात करता है ऑन स्पिरिट और बियर मैन्युफैक्चर्ड इन एनी डिस्टिलरी एस्टैब्लिश्ड और एनी डिस्टिलरी और ब्रूअरी मैनेज्ड अंडर दिस एक्ट। अब कोई भी स्पिरिट और बियर है या फिर मतलब मैन्युफैक्चर हो रही है इन एनी डिस्टिलरी, मतलब किसी भी डिस्टिलरी में कोई भी स्पिरिट या बियर मैन्युफैक्चर की जा रही है, और या फिर कोई भी डिस्टिलरी या ब्रूअरी है जो कि लाइसेंस है इस एक्ट के अंदर में, तो उसके हिसाब से क्या होगा? सबसे पहले इन अकॉर्डेंस ऑफ द सेल इक्विवेलेंट कलेक्टेड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज। तो सबसे पहले इसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना यूज हो रहा है और डिग्री ऑफ एटेन्यूएशन ऑफ द वॉच और वॉट एज द केस में भी एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। तो जब भी कोई स्पिरिट या बियर बना रहा है, मैन्युफैक्चर वगैरह कर रहा है, तो उसमें जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल क्या यूज कर रहा है वो, जैसे कोई सपोज करिए कि कोई ताड़ी यूज कर रहा है, तो ताड़ी उसने कितने क्वांटिटी में यूज की, फिर उससे प्रोड्यूस कितनी हुई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसने उसको मैन्युफैक्चर करने में कितने इक्विवेलेंट का क्वांटिटी को यूज किया, ये मैन्युफैक्चर मतलब ये कैलकुलेट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको वो देना पड़ेगा। और फिर उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि डिक्री या एन्युएशन ऑफ वॉच और वॉट क्या यूज किया उसने, जो कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। फिर सेकंड बात करता है रेट जो है वो डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं ऑन द मटेरियल यूज, मटेरियल जो यूज कर रहा है उस पर डायरेक्टली भी रेट चार्ज कर सकते हैं। फिर सी पॉइंट बात करता है ऑन टेन बाय अ टैक्स। तो टैक्स या फिर टेन में ईच ट्री टू विच द टेन इज ड्रॉन। तो अगर सपोज करिए कि अगर कोई ताड़ी वगैरह बना रहा है, तो ताड़ी में मतलब ऑन टेन लिखा है, तो जो टैक्स का होगा वो किस तरीके से लगेगा कि टी के हिसाब से लगेगा, ट्री सॉरी,
ट्री के हिसाब से लगाया जाएगा कि कितनी ट्रीज हैं जिनसे वो 10 को ड्रॉ कर रहा है, मतलब ले रहा है। तो जब भी यहाँ पे मतलब 10 की बात होगी तो 10 को किस हिसाब से लगाया जाएगा, तो 10 को हिसाब से कि कितनी ट्रीज हैं, जितनी ट्रीज है जिनसे वो ये 10 ड्रॉ कर रहा है, उस हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। तो सबसेक्शन 2 बात करता है वेयर पेमेंट इज मेड अपॉन द इश्यू ऑफ एन एक्सरसाइजेबल आर्टिकल फॉर द सेल फ्रॉम अ वेयर हाउस, इट शैल बी द रेट ऑफ ड्यूटी इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच आर्टिकल फ्रॉम द वेयर हाउस। तो अगर किसी को पेमेंट करना है एक्साइजेबल आर्टिकल को सेल कर रहा है वेयर हाउस से, तो उसका जो रेट होगा वो ड्यूटी किस तरीके से किया जाएगा, तो क्या उसके जिस दिन वो इशू कर रहा है ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ सच आर्टिकल फ्रॉम द वेयर हाउस, तो जिस दिन वो वेयर हाउस से वो आर्टिकल को इशू कर रहा है उस दिन उसकी क्या प्राइस है, उससे वो कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब सबसेक्शन 2 सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि अगर किसी को पेमेंट करना है जिसने एक्साइजेबल आर्टिकल इशू किए हैं सेल के लिए वेयर हाउस से, तो उसका क्या होगा, कैसे रेट उसका कैलकुलेट किया जाएगा, तो रेट ऑफ ड्यूटी इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ सच आर्टिकल फ्रॉम द वेयर हाउस, तो उन आर्टिकल का क्या रेट है उस हिसाब से उसको ड्यूटी वगैरह पे करना पड़ेगी, सिंपल सी बात है। सबसेक्शन 3 बात करता है वेयर द रेट ऑफ ड्यूटी इज enhanced or reduced after the payment of duty in on issue of excisable article from the warehouse and excisable article in stock with the holder of license. Is excisable article in the stock shall be subject to levy of duty at the rate enhanced or reduced, and the difference in duty shall be payable or refundable as the case may be by or to the holder of the license with whom such duty is excisable in the stock at the material time। तो थर्ड पॉइंट बात करता है कि जब भी रेट ऑफ ड्यूटी जो है उसको एनहेंस किया या रिड्यूस किया, जब भी उसने पेमेंट कर दी थी ड्यूटी या उसको इशू किया गया था एक्साइजेबल आर्टिकल वेयर हाउस से, उसने इशू किया था अपने वेयर हाउस से किसी एक्सेसिबल आर्टिकल को, तो जो एक्साइजेबल आर्टिकल था अगर वो उसके स्टॉक में है होल्डर के पास, मतलब होल्डर के पास जिसके पास लाइसेंस है, और जो एक्साइजेबल आर्टिकल उसके स्टॉक में है वो सब्जेक्ट टू ड्यूटी है एनहेंस्ड या रिड्यूस रेट के लिए, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो पेबल या रिफंडेबल होगा एट द केस में भी बाय और टू द होल्डर ऑफ द लाइसेंस टू whom द ड्यूटी पेंट एक्साइजेबल आर्टिकल स्टॉक इन मटेरियल टाइम। तो इसका मतलब सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है इसके बारे में, अगर आप लैंग्वेज से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी रेट ऑफ ड्यूटी को बाद में एनहेंस किया गया है या रिड्यूस किया गया है, और वो जो पर्सन था वो ड्यूटी पहले ही पे कर चुका था, ठीक है, तो अगर उसके बाद उसको बाद में उसको एनहेंस किया गया है, बाद में उसको रिड्यूस किया गया है, तो अगर उसको बाद में मान लो एनहेंस किया गया है तो उसने कम पे की होगी, ऑब्वियस सी बात है कि पहले कम ड्यूटी लगती थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने एनहेंस कर दी, तो उसको बाद वापस वो पैसा उससे लिया जाएगा जितना पैसा उसने कम दिया था। या फिर सपोज करिए कि उसने ज़्यादा दी थी, कि पहले ड्यूटी ज़्यादा लगती थी और बाद में ड्यूटी कम हो गई। तो बाद में अगर ड्यूटी कम लगने लगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने पहले ज़्यादा ड्यूटी दी थी, तो उसको कुछ चीज़ का रिफंड दिया जाएगा। जो कि अकॉर्डिंग होगा किसके, ड्यूली पेड एक्साइजेबल आर्टिकल इन स्टॉक एट द मटेरियल टाइम में जो भी उसके स्टॉक में आर्टिकल वगैरह होंगे उसके हिसाब से ये चीज़ें देखी जाएँगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर सेक्शन 27 बात करता है पेमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस। तो ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस, अब किसी को लाइसेंस अगर दे रहे हैं, लाइसेंस को भी ग्रांट कर रहे हैं, मतलब लाइसेंस मतलब लीज वगैरह कर रहे हैं, पेमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, तो लाइसेंस के लिए भी ड्यूटी देना पड़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू एनी ड्यूटी लेवाइबल अंडर दिस चैप्टर, तो ये इसके अलावा है, मतलब ये अलग से है, इन एडिशन है, मतलब इसके अलग से है, मतलब इंस्टेड है ना, इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू द ड्यूटी लेवाइबल अंडर दिस चैप्टर, तो द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट करेगी पेमेंट ऑफ सच सम जो कि कंसिडरेशन है ऑफ ग्रांट ऑफ एनी लीज अंडर सेक्शन 18, की सेक्शन 18 में उसने क्या ग्रांट लीज की थी। तो ये जो भी रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी पेमेंट का सम ऑफ कंसिडरेशन का, मतलब सम ऑफ कंसिडरेशन लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट उससे पेमेंट एक्सेप्ट करेगी जिससे वो लाइसेंस दे रही है।
तो रिलीज दे रही है सेक्शन 18 में। फिर जो सबसेक्शन 2 बताता है वो यही बताता है कि नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 शैल बी कंक्लूड और टू प्रिक्लूड सेंट्रल सॉरी स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आएगा, याद रखिएगा, फ्रॉम एनहेंसिंग और रिड्यूसिंग सच सम रिसीवेबल इन कंसिडरेशन ऑफ अ ग्रांट ऑफ एनी लीज अंडर सेक्शन 18 ड्यूरिंग द course of financial year or during the currency of a license, and the power to enhance or reduce such sum shall include the power to give retrospective effect to such enhancement or reduction from the date not earlier than the commencement of financial year। तो वही बात है कि जैसे उस लोगों ने लीज यहाँ पे दे दी, यहाँ पे ये बात है कि ग्रांट अगर लीज करने के लिए भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ड्यूटी लेगी, ठीक है, तो ड्यूटी यहाँ पे लगती है, पेमेंट लेगी। अब जो पेमेंट वो ले रही है उससे लेने के बाद जो सबसेक्शन 1 में उसने पेमेंट ली उसके बाद ये अफेक्ट नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट की पावर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बाद में चाहे तो जो फीस वो ले रही थी या जो कुछ भी वो ले रही थी, सम जो रिसीव हो रहा था उनको, उसको वो एनहेंस भी कर सकती है या रिड्यूस भी कर सकती है कंसिडरेशन को, जो कि ग्रांट ऑफ लीज अंडर सेक्शन 18 में उसको चाहिए था। और वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन मतलब सॉरी करंट फाइनेंशियल ईयर में कभी कुछ भी चेंजेस वो कर सकती है। और चाहे तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे सकती है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कब से पहले का नहीं दे पाएगी, तो नॉट अर्लियर देन द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर तक के लिए तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकती है, उससे ज़्यादा का नहीं दे पाएगी। तो जो हम पहले ऊपर पढ़ते आए हैं वही हमें दोबारा यहाँ पे बता दिया है, सेम बात है कि सिंपल सी बात, ये वाला सेक्शन बताता है सिर्फ कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर को अफेक्ट नहीं करेगी कि जिससे वो एनहेंस या रिड्यूस कर सकता है कोई भी ड्यूटी को, जो कि लीज देने के लिए है सेक्शन 18 में। और वो चाहे तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के पहले से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देगा। फिर सेक्शन 27 ये बात करता है सेविंग्स फॉर द ड्यूटी बीइंग लेवाइड एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सेविंग्स की बात कर रहा है, मतलब बचा के रखा हुआ है, क्योंकि ड्यूटीज इसको कमेंसमेंट से पहले होती थी, मतलब लेवाइड की गई थी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तक कि इस एक्ट में कोई प्रोविजंस नहीं बना देती, जब तक मतलब इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्ररी बना नहीं देती पार्लियामेंट, तब तक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू कर सकती है वो लेवाई ऑफ ड्यूटी, मतलब वो लेवी कर सकती है वही ड्यूटी, एनी ड्यूटी विच इज सेक्शन अप्लाइज which is lawfully levied, which is lawfully levying immediately before the commencement of the constitution under this chapter as then in force। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जब तक पार्लियामेंट ऐसा कोई अलग से कोई कॉन्ट्ररी लॉ नहीं बना देती, तब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पहले से जो ड्यूटी वगैरह ले रही थी वही ड्यूटी वो अपने पास कंटिन्यू लेती रहेगी, जो कि इमीडिएटली जो बिफोर होती थी उसके पास कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दिस चैप्टर के पहले, जैसा कि वो ऐसा देन इन फोर्स, जैसा कि वो अभी भी इन फोर्स में है, जैसा कि मतलब ये जो चैप्टर में लेती आ रही हैं वो चैप्टर पहले भी इन फोर्स में था इस तरीके से। फिर जो ड्यूटीज हैं जिसमें ये सेक्शन अप्लाई होता है वो क्या होती हैं, तो जो ड्यूटीज हैं इंटॉक्सिकेंट्स की विच आर नॉट एक्सेसिबल आर्टिकल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। तो कोई ऐसी ड्यूटी किसी इंटॉक्सिकेंट पे जो कि जिसके ऊपर ये एक्साइजेबल आर्टिकल नहीं है, जो मीनिंग इस एक्ट में। तो मतलब यहाँ पे कैसा है कि एक्साइजेबल आर्टिकल तो इस वाले एक्ट में अलग से डिफाइन कर दिए हैं, और अगर उन पे ड्यूटी होती है तो उनपे तो उस एक्ट जो हम पढ़ते आए हैं उसके हिसाब से ड्यूटी वगैरह ली जाती है। लेकिन इसमें बता रहा है कि जो ड्यूटीज हैं वो किसके ऊपर अप्लाई होती है, जो ये अलग से एक सेक्शन बता दिया है। तो ये इसके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं जो कोई भी ड्यूटीज किसी इंटॉक्सिकेंट पे लगती हैं और जो एक्साइजेबल आर्टिकल नहीं है इस एक्ट की मीनिंग में। फिर एनी ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल प्रोक्योर्ड आउटसाइड इंडिया, या फिर कोई ऐसा ड्यूटी है जो कि आउटसाइड इंडिया में एप्लीकेबल होती है, मतलब कोई ऐसी ड्यूटी है जो एक्साइजेबल आर्टिकल पे लगाई जाती है लेकिन जो प्रोड्यूस होता है आउटसाइड इंडिया एंड इम्पोर्टेड इनटू द स्टेट, और वो स्टेट में इंपोर्ट किया जाता है, वेदर अक्रॉस द कस्टम फ्रंटियर, या उससे फर्क नहीं पड़ता कि अक्रॉस कस्टम फ्रंटियर है जो कि डिफाइन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और नहीं। तो मतलब इसकी मीनिंग सिंपल सी इतनी बात है कि जो अगर आउटसाइड इंडिया से कोई भी चीज इंपोर्ट की आ रही है स्टेट में तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी, भले उसमें कस्टम्स फ्रंटियर डिफाइंड हो।
सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या नहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसेक्शन 3 बात करता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज़ द levy by the state government to any duty which as between the goods manufactured or produced in the state and similar goods not so manufactured or produced discriminates in the favor of the former, on which, as the case of goods manufactured or produced outside the states, discriminates between the goods manufactured or produced in one locality and similar goods or manufactured or produced in different locality. तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी ड्यूटी को नहीं लगा सकती, जिससे क्या होगा कि एक गुड्स जो स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको फ़ायदा हो, उसके कंपैरिज़न में जो गुड्स एक स्टेट के बाहर मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो इस तरीके की ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती और दूसरी बात ये है कि ना ही स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसी ड्यूटी लगा सकती है कि जो एक लोकेलिटी में गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनको फ़ायदा हो और वो किसी दूसरे लोकेलिटी में गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं सिमिलर तरीके की और उनको नुकसान हो। तो मतलब सिमिलर गुड्स जो हैं भले ही कहीं पे भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो सबके लिए एक साथ देखा जाएगा। स्टेट अपने यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर हो रहा है गुड्स उनको कुछ ज़्यादा छूट नहीं दे सकता या किसी एक लोकेलिटी में कुछ वो सिमिलर गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो रहा है और दूसरी लोकेलिटी में वैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, तो किसी एक लोकेलिटी की गुड्स को वो ज़्यादा फ़ेवर नहीं दे सकता। सिर्फ़ इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके? तो यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। वैसे थोड़ा इसके कॉम्प्लिकेटेड प्रोविज़न्स हैं लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा।